हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोग पीबीटीजीज के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 18 स्टेट्स और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की यूनियन टेरिटरी के अंदर ये पीबीटीजीज जो हैं ये स्प्रेडेड हैं। टोटल हमारे देश में कितने कितने पीबीटीजीज हैं? 75 पीबीटीजीज हैं। ठीक है। और क्या ये भी एक ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। तो ये स्केड्यूल्ड ट्राइब से अलग कैसे हैं? एसटी से अलग कैसे हैं? विद इन एसटी जो ज्यादा वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो पीबीटीजीज हैं, और एसटीज बाकी ट्राइबल ग्रुप से अलग कैसे हैं? जिनकी कंडीशंस वल्नरेबल है बाकी सारे ट्राइबल ग्रुप्स में से, तो वो एसटी हैं। ठीक है। एसटी की लिस्ट को नोटिफाई कौन करता है, कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। किसके साथ सलाह मशवरा करते हुए, किसके साथ कंसल्टेशन करते हुए? राज्यों के गवर्नर्स के साथ। ओके। और उस लिस्ट में किसी भी प्रकार का एडिशन या डिलीशन करना फिर किसका काम हो जाता है? पार्लियामेंट का। शाबाश, ये सारी चीजें याद है ना? बढ़िया। तो अब हम कुछ और बात करते हैं, जरा पीवीटीजीज के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। रीसेंट एडिशन इसी साल फरवरी 2024 की बात है, तो यानी कि ये काफ़ी अपडेटेड बुक आपको मिल रही है। ठीक है। इसके बाद अगर कुछ भी होता है तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले अगर कोई कंपाइलेशन में कुछ बहुत बड़ी चीज़ होगी तो हम उसको देख लेंगे। लेकिन अभी तक जो भी ये बुक में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो लेटेस्ट ही है। ठीक है। फरवरी 2024 की बात है। पार्लियामेंट ने एक बिल पास करा। पार्लियामेंट के पास पावर है ना एडिशन और डिलीशन करने की पीवीटीजीज को, है ना? पार्लियामेंट ने एक बिल पास करा to add 7 PVTGs, 4 in ओडिशा। पहले मुझे बताओ सबसे ज्यादा पीवीटीजीज कहां पर है, कौन से राज्य के अंदर है? ओडिशा के अंदर। कितने हैं? 13 है। और कितने यूटीज में पीवीटीजीज हैं? सिर्फ एक। कौन सी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। तो 4 ओडिशा के अंदर ऐड करे जाएं, 3 आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। एस सिनोनिम्स का मतलब है मतलब सेम तरीके, मतलब सेम जो है, कुछ कुछ पीवीटीजी जो स्प्रेडेड है वहां पर। सब ट्राइब्स और फिनेटिक वेरिएशंस ऑफ एग्जिस्टिंग ट्राइब्स। कुल मिलाकर मतलब ओडिशा के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर, 4 ओडिशा के अंदर, 3 आंध्र प्रदेश के अंदर पीवीटीजी जो है हमें ऐड करने हैं। ठीक है। ये पार्लियामेंट का एक बिल आया था, प्रस्ताव आया था फरवरी 2024 के अंदर। अभी करेंटली लेकिन 75 ही चल रहे हैं। ठीक है। While these 7 communities, 4 + 3 7 हो गए, were already counted among the 75 PVTGs। अब ऑलरेडी ये 75 जो पीवीटीजीज उसके अंदर आते हैं, तो ये पार्लियामेंट बिल क्यों लेकर आया है? When the designation was created। लेकिन जो इनकी इंडिविजुअल कम्युनिटी के जो नेम है विच क्वालिफाई एज सिनोनिम्स, सब ट्राइब्स और फिनेटिक वेरिएशंस, ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। अब समझ गए आप कि जो आपने ऊपर लिस्ट देखी थी इसमें से कुछ कुछ नाम, आर्यन अभी आपकी ऑडियो भी आई थी ना मेरे पास, आप जो बोल रहे थे कि कुछ कुछ नाम सर कॉमन से भी लग रहे हैं मेरे को उसके अंदर, है ना? तो वो यही पार्लियामेंट चाहता है कि इनके जो सब क्लासिफिकेशन है, जो इनके प्रॉपर सब ट्राइब के जो नाम है, एक बार ही हम प्रॉपर वैसे ही डालें पीवीटीजीज की लिस्ट में उनको। बस ये चाहता है पार्लियामेंट। समझ गए? कोई भी नए 4 ओडिशा के अंदर और 3 नए आंध्र प्रदेश के अंदर पीवीटीजीज को नहीं डाला जा रहा है। जो उनके जो नाम है उनके अंदर, जो उनके प्रॉपर सब ट्राइब के जो नाम है, जो फिनेटिक वेरिएशंस हैं, उनको स्पेसिफिकली डेजिग्नेशन करते हुए दूसरे ट्राइबल ग्रुप से, दूसरे पीवीटीजी ट्राइबल ग्रुप से अलग दिखाते हुए वो थोड़ा सा नेम के अंदर वेरिएशंस करना चाह रहे हैं। इसके रिगार्डिंग ये बिल था। ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि पार्लियामेंट का बिल ये कहना क्या चाह रहा है। ओडिशा के अंदर 4 की बात हो रही है ना, और आंध्र प्रदेश के अंदर कितने की बात हो रही है? 3 की। तो देखो, इन ओडिशा पीवीटीजीज कम्युनिटीज एडेड आर पौरी भूयन एंड पौदी भूयन एज सिनोनिम्स ऑफ भूयन ट्राइब। तो यहां पर कॉमन क्या है? भूयन, भूयन। इस चीज को हमें थोड़ा सा, पार्लियामेंट के बिल का कहना है, इस चीज को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ये भूयन भूयन नाम ना देकर
इनके हर ट्राइबल ग्रुप के ना सब ट्राइब के नाम होते हैं, अगर सब ट्राइब एग्जिस्ट करती है तो। जैसे अब एक बात बताओ, ये कॉमन भूयन ट्राइब से ओरिजिनेटेड है, बस आगे क्या लगा हुआ है, पौड़ी भूयन और पौधी भूयन। इसको हमें मतलब ये तो चीज बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट है, पौड़ी और पौधी ये चीज ठीक है बिल्कुल। ये भूयन भूयन जो है हमें इसका डेजिग्नेशन चेंज करना है कि पौड़ी भूयन जो है, तो जो पौड़ी का जो सब ट्राइब का जो नाम है वो, और पौधी का जो सब ट्राइब का जो नाम है वो, ठीक है। उसके बाद चुकटिया भुंजिया एज सिनोनिम ऑफ भुंजिया ट्राइब, इसको चेंज करना है। बोंडो एज सब ट्राइब ऑफ बोंडो पुराजा ट्राइब एंड मनकीदिया एज सिनोनिम फॉर मनकीदिया ट्राइब। ये जो ब्रॉडर ट्राइबल ग्रुप्स से जो नाम इनके जो पीबीटीजीज के अंदर है, हमें वो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन से डिराइव हुए नाम को हटाना है बस। आंध्र प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसी कहानी है। तो पीबीटीजीज इंक्लूडेड आर बोंडो पोरजा एंड खोंड पोरजा एज सिनोनिम ऑफ पोरजा ट्राइब एंड कोंडा सरावास एज सिनोनिम फॉर सरावा ट्राइब। तो ये चीज है, ठीक है। इनके जो इंडिविजुअल कम्युनिटी के जो नेम होते हैं हमें उनको डालना है। यहां पर देख लो आप, ये लिखा हुआ है, इनके जो इंडिविजुअल कम्युनिटी के जो नेम होते हैं हमें, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है अभी तक, हमें उनको लेकर आना है बस। अब पीवीटीजीज की हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें और एक एक राज्य के ऊपर अगर हम लोग निगाह डालें, एक एक करके हम सब सारे पीवीटीजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ये सब ट्राइबल ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी पढ़ेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं इनके बारे में। 1973 की बात है, देवर कमीशन, जिसको हम लोग ट्राइबल पंचशील कमेटी भी बोलते हैं, इन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो क्रिएट करे थे। दे क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सेपरेट कैटेगरी अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। लेकिन सेपरेट कैटेगरी क्यों? ये ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं हु आर लेस डेवलप्ड। अब लेस डेवलप्ड का मतलब ये है, ये वर्ड एक बारी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपने जैसे यहां पर देखा होगा, ये देखो पीवीटीजी जो है, मैंने तब उस टाइम पर ये इस वर्ड को हाईलाइट नहीं करा था, मैं इग्नोर करके चला गया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। पीटीजी एक ही बात है, प्रॉपरली आज के समय में हम इनको पीवीटीजीज बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। लेकिन जब ये देवर कमीशन बनी थी, ये जो कमेटी बनाई गई थी, तो वो था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की जो थी वो कमेटी थी, ठीक है। तो जिनको बोला जाता था ना कि स्केड्यूल ट्राइब्स के अंदर कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो और भी ज़्यादा वल्नरेबल हैं। अब वल्नरेबिलिटी किस सेंस में? वही जो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और डिक्लाइनिंग या फिर स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, और आबादी क्यों कम हो रही है हमने पढ़ा था, हेल्थ इश्यूज की वजह से, या फिर नो एक्सेस टू हेल्थ केयर या हेल्थ फैसिलिटीज, इसकी वजह से। वापस आ जाओ यहां पर, ये जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, देवर कमीशन, जिसको ट्राइबल पंचशील कमीशन भी बोला जाता है, इन्होंने एक पीटीजी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो है वो सेटअप करा था, ठीक है। यहां पर आप देखो आ गई वो वाली बात, पीटीजी, ठीक है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात हो रही है, यहाँ पर पीवीटीजीज की बात हो रही है। तो इन्होंने एक सेपरेट कैटेगरी बनाया पीटीजी को, या फिर पीवीटीजी कह लो, पीवीटीजी नाम बाद में आता है, ठीक है, पहले पीटीजी नाम आता है। इनका ये मानना था कि सारे ट्राइबल ग्रुप्स में से कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे भी हैं हु आर मोर वल्नरेबल, स्पेशली वो एसटीज के ग्रुप, स्केड्यूल ट्राइब के ग्रुप जो कि ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। दे हैव प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेस डेवलपमेंट, लेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, और हेल्थ केयर इशूज़ वगैरह उनके इतने ख़राब हैं कि उनकी पॉपुलेशन है तो स्टैग्नेंट हो रही है या फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर जा रही है, ठीक है। तो इस कमेटी की, देवर कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर भारत की सरकार ने एक पीटीजी नाम की कैटेगरी क्रिएट करी अमंग ट्राइबल ग्रुप्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, 1975 में। अब ये सारा जो काम चल रहा है, आप ये साल अगर देखो 1973, किसकी सरकार? इंदिरा गांधी जी की, ठीक है। और जब ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि पीटीजी ऐसे एक सेपरेट ट्राइबल ग्रुप बनेगा, तब किसकी सरकार 1975 में?
अगेंस्ट श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, ठीक है। तो इन्होंने डिक्लेयर करा 52 ग्रुप्स को एस पीटीजी। कितने ग्रुप्स को? 52 को। साल आगे बढ़ते हैं, बात आ जाती है 1993 में। 23 ग्रुप्स वर एडेड टू द कैटेगरी और ये बन गए 75। तो आज जो हमारे पास 75 नंबर है ना, वो ऐसा कोई रीसेंट नंबर नहीं है। ये नंबर कब लॉक हो गया था? 1993 में लॉक हो गया था। 2006 में यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने पीटीजी ग्रुप की रीनेमिंग करी और उसको बना दिया पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तभी मैं आपसे कह रहा था कि पीवीटीजीज के बारे में जितना डिटेल में यहाँ पर गिवन है ना, इन्होंने सारी मेहनत जो है एक ही जगह पर कंपाइल करके आपको दे दी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हैबिटेट राइट्स के बारे में। पहले मुझे एक बात बताओ, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, फ्लोरा या फौना हो या ह्यूमन बींग्स हो, कुछ भी हो, जब भी हम एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी में हैबिटेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? यस, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस जहां पर वो रह रहा है, जहां पर उसकी लिविंग कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं और उसके जीने के लिए, उसके जीवन के लिए वो सारी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल हैं जो उसको सूट करती हैं, जो उसके लिए सूटेबल है, राइट। हर कोई अपने हैबिटेट में रहना पसंद करता है या फिर हैबिटेट बार बार अगर किसी का चेंज हो, कोई भी हो, चाहे आप, मैं आपसे सारी मतलब बातें कर रहा हूं, ह्यूमन बींग्स हो, फ्लोरा हो, फौना हो, है ना। हर कोई अपने हैबिटेट में रहना पसंद करता है ना। अगर वो थोड़े टाइम के लिए कहीं वहां से माइग्रेट कर भी रहा है, लेकिन फिर भी हर किसी को यही पसंद है ना कि वो अपने हैबिटेट में आके रहे। तो देखो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पीवीटीजीज के लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम उनके हैबिटेट के राइट्स की रिस्पेक्ट करें, उनको रिकॉग्नाइज करें और वहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाएं कि उनका जो नेटिव इलाका है, जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, जिस जंगल में रह रहे हैं, जिस रीजन में वो रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, हम किसी भी प्रकार से वहाँ पर जाकर हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ना दिखाएं, सिर्फ इस वजह से कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं वहाँ पर हमें खबर मिली है कि माइनिंग करने के बाद आयरन ओर निकलेगा, गोल्ड निकलेगा, बड़े सारे रिसोर्सेस निकलेंगे। जब उनकी वो नेटिव जगह है तो वहाँ पर ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी इंडियंस हैं। उनको नहीं पसंद कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, जो कस्टम्स हैं, वो बिगड़ जाएं। वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर मर्ज नहीं होना चाहते हैं। मैंने ये सारी बातें डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, ठीक है। तो बेहतर है कि हम उनको वैसे ही छोड़ दें। जस्ट बिकॉज वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर लीगल राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो हमें उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। ये जो है कोर्ट्स भी रिकॉग्नाइज करता है और अलग अलग टाइम पर सरकारों को फटकार भी मिलती हुई आई है कि अगर ऐसे किसी की प्रॉपर्टी में आपको कोई रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो आप शहर में या फिर किसी के परिवार में जाकर किसी के खेत को या फिर उनके घर को तो नहीं खोदने लगोगे, इतनी तो आपकी दम नहीं है, क्योंकि वो तो उनके पास तो अवेयरनेस है, वो तो कोर्ट पहुंच जाएंगे तो आपकी बैंड बच जाएगी। जस्ट बिकॉज ट्राइबल ग्रुप्स इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, उनको नहीं पता कि मॉल क्या होता है, उनको नहीं पता ये आइसक्रीम क्या होती है, उनको नहीं पता ये करेंसी नोट्स क्या होते हैं, 2000 रुपये का नोट क्या, उनको नहीं पता कि इलेक्शन सिस्टम क्या हो रहा है, उनको नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्राइम मिनिस्टर जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। वो बिल्कुल अलूफ है, उनकी दुनिया ही अलग है, लेकिन है तो वो इंडियंस ही ना। तो उनके हैबिटेट के राइट्स को रिकॉग्नाइज करना, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर मर्ज नहीं होना चाहते हैं तो फोर्सफुल मर्जर उनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स, ये सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, छिन जाएंगे या फिर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। बिकॉज जब भी कोई किसी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनता है, एक रूल होता है ना सोशियोलॉजी के अंदर, ऑब्वियस ही बात है, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, इनकी संख्या की अगर आप बात करो तो ये हैं
मेजॉरिटी के अंदर। और ये जो कुछ ग्रुप्स हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर जाके मर्ज हुए हैं, वो हैं माइनॉरिटी के अंदर। किसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है पहले बताओ? मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी को चेंज करती है, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी को चेंज कर देती है इन टर्म्स ऑफ कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस। कुछ इंडियंस अगर अमेरिका जाके रहने लगे, वो अमेरिकन्स को सारी चीज़ें सिखा देंगे क्या? कड़ी चावल खाना, राजमा चावल खाना, तंदूरी चिकन खाना, मसाले वाली जितने भी सब्जी बनती हैं वो करना, अपने कस्टम्स, ड्रेसिंग स्टाइल, होली, ईद, दिवाली, बैसाखी, ये सब मनाना, पूरा अमेरिका को चेंज करके रख देंगे क्या कुछ इंडियंस वहाँ पर जाकर? या फिर उनके कल्चर के हिसाब से अपना रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, बोली, भाषा चेंज कर लेंगे? बताओ। मेजॉरिटी का हमेशा प्रभाव होता है माइनॉरिटी के ऊपर। कोई भी इंडियन ये कह सकता है फायदा क्या कि हम तो हिंदी से काम चला लेते हैं अमेरिका के अंदर, हमने तो आज तक इंग्लिश कभी बोली ही नहीं। हमेशा मेजॉरिटी का जो होता है वो प्रभाव होता है। और वहीं पर अगर आप इस कहानी को वाइसी वर्सा देख लो, मेरे एग्जांपल को, अगर अमेरिकन्स आएंगे तो यहां पर इंडिया में आकर वो कुछ कुछ वर्ड्स बोलना सीखेंगे कि जब कोई खाना देकर उनको जा रहा है होटल में, नमस्ते, ठीक है, वो कुछ ना कुछ इंडिया की जो कल्चर, कस्टम्स का जो पार्ट होता है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो सीखते हैं। और जब हम अमेरिका जाते हैं तब हम उनके बोलचाल, भाषा, कल्चर, पहनावा, उसको बहुत देखकर क्यूरियस होते हैं। ये फिनोमेना बड़ा नेचुरल फिनोमेना होता है, क्योंकि जो मेजॉरिटी में रहता है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, माइनॉरिटी को उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। छोटी मछली को बड़ी मछली के पीछे पीछे चलना पड़ता है। सोशियोलॉजी इस बात को प्रूव करती है। तो खैर हम बात करते हैं हैबिटेट्स के राइट हमें रिकॉग्नाइज करने चाहिए इनके पीवीटीजीज के। तो हैबिटेट राइट्स रिकॉग्निशन ग्रांट्स, जब हम उनकी हैबिटेट के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम ऐसी कम्युनिटीज़ को क्या ग्रांट करते हैं, क्या देते हैं? उनको हम एक अधिकार देते हैं। किस चीज़ का अधिकार? टू देयर ट्रेडिशनल टेरिटरी, कि जो उनकी इतने सालों से, इतनी जनरेशन से जो ज़मीन है वो वहीं पर रहें, उनको वहाँ से डिस्प्लेस ना होना पड़े। क्योंकि देखो ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर, और अगर आप पीवीटीसीज की बात करो, डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर रिहैबिलिटेशन हो भी गई, उनको कहीं पर सेटल करवा भी दिया गया, लेकिन उनको सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ से है, डर किस चीज़ से है? उनका मन विचलित क्यों होता है इस चीज़ से? डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर हम उनका रिहैबिलिटेशन करके दे भी रहे हैं तो उनको फिर भी दिक्कत किस चीज़ से है बताओ? उनके कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब छिन जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते। तो हम उनको राइट देते हैं टू द ट्रेडिशनल टेरिटरी, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, livelihood, ecological and traditional knowledge, and protection of the natural and cultural heritage. तो हैबिटेट राइट्स जो हैं दे आर गिवन टू पीबीटीजीज अंडर स्केड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसको शॉर्ट में तो वैसे यही बोला जाता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। पूरा नाम लेकिन इसका ये है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, हैबिटेट होता क्या है, इस एक्ट के अंदर कैसे डिफाइन करा गया है हैबिटेट को, ये समझते हैं, जरूरी है ये। हैबिटेट कंप्राइजेस द कस्टमरी हैबिटेट, मतलब जो उनका जनरेशन टू जनरेशन उनके कस्टम्स से जुड़ा हुआ जो हैबिटेट हो, के जिसपे उनके बड़ी सारी जनरेशन वहीं रही है, उन्होंने वहीं पर बॉन फायर ऑर्गेनाइज करी है, वहीं पर वो हट्स बना कर रहते हैं, वहीं से अपना खाना ड्राइव करते हैं, चाहे वो हंटिंग करें, चाहे वो एग्रीकल्चर करें, चाहे वो गैदरिंग करें, वो उनका कस्टमरी हैबिटेट है, कस्टमरी लैंड है। या फिर सच अदर हैबिटेट एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर, रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहां पर नॉर्मल जनता का जाना, नॉर्मल जनता को जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती, या फिर उनका जाना जो है अलाउड नहीं होता। एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसके? ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, जिनकी जनरेशन बाय जनरेशन ट्राइबल ग्रुप्स की वहीं रह रही है। एंड प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, कि जब खेती बाड़ी शुरू भी नहीं हुई थी या फिर वो खेती बाड़ी प्रैक्टिस भी नहीं करते थे,
उनकी जनरेशन, उनकी जो पुश्तें थी वो वहीं पर रहती थी। और अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्केड्यूल ट्राइब, क्योंकि हमने ही कल के लेक्चर में ये पढ़ा था, यहाँ पर स्केड्यूल ट्राइब की बात इसलिए हो रही है और एक्ट में भी स्केड्यूल ट्राइब का नाम इसलिए आया है बिकॉज एक बड़ा गोला याद है, सबसे बड़ा गोला, सबसे बड़ा सर्कल ट्राइब्स का, उसके अंदर जो वल्नरेबल है वो एसटीज स्केड्यूल ट्राइब, और उसके अंदर जो और भी ज़्यादा वल्नरेबल है वो हैं पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ये एसटीज ही लेकिन ज़्यादा वल्नरेबल एसटीज। ओके दोस्तों, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था साल 2016-17 के आसपास। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर 17 में पूछा गया था। What are the two major legal initiatives हमेशा आते हैं एक्ट्स या फिर लेजिस्लेशंस की फॉर्म में। What are the two major legal initiatives by the state since independence addressing discrimination against STs? अब डिस्क्रिमिनेशन तो इनके हैबिटेट राइट्स को लेकर भी तो हो सकती है कि कुछ जो लोग हैं, कुछ जो माफिया हैं या जो प्राइवेट कंपनीज हैं, सरकार के साथ मिलकर इनके लैंड राइट्स को जो हैं वो वायलेट करें और इनके खिलाफ वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो एक आंसर तो बना बनाया आपको इस पैराग्राफ के अंदर मिल गया। हैबिटेट राइट्स की रिकॉग्निशन जो हमने इनको दी है थ्रू FRA 2006, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा हमसे, सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले की बात नहीं कर रहे हैं वो हमसे, आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं। जब से हमारे देश को आज़ादी मिली तो 2006 में एक्ट आया था पीवीटीजीज वाला, पीवीटीजीज के लिए FRA। और ये क्योंकि इसके मैंने इसलिए आपको हाईलाइट करा ये वाला वर्ड कि स्केड्यूल ट्राइब का ही ये एक ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी वाला ट्राइबल ग्रुप होते हैं पीवीटीजीज। तो आप यहाँ पर अगर ये सोचो कि सर पीवीटीजीज के बारे में थोड़ी ना पूछ रहे हैं, वो तो हमसे एसटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये राइट, ये जो एक्ट है इसके अंदर दे तो रखा है इनके राइट, ये प्रॉपर लैंग्वेज ही तो यही है इनकी, फॉरेस्ट, ये स्केड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट साइड एक्ट। और यहाँ पर भी अगर आप देखो हैबिटेट की डेफिनेशन में लास्ट देखो अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्केड्यूल ट्राइब, तो ज़्यादा जो स्केड्यूल ट्राइब में थे तो जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं वही तो होते हैं पीवीटीजीज। ठीक है, तो इस बुक ने हमारे ऑलमोस्ट ये जो अभी तक क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस पे पूछे गए, जैसे हमने ये भी देखा था पहले लेक्चर में जब इस बुक को हमने स्टार्ट करा था कि वाया ट्राइबल्स इन इंडिया रेफर टू एज स्केड्यूल ट्राइब। इसका जो पहले पार्ट का आंसर है वो आपको सोशियोलॉजी की बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको एडिशनली बता दिया था। एंड इंडिकेट द मेजर प्रोविजंस एनशार्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द अपलिफ्टमेंट, ये हमने PMFIS में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख लिया था। और अभी आपको इस बुक के अंदर जो दो मेजर इनलीगल इनिशिएटिव पूछे हुए ना, तो एक तो आपको मिल गया FRA 2006 फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। दूसरे के लिए आप पॉलिटी की हेल्प ले सकते हो या फिर जो सोशियोलॉजी की NCERTs है वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये चीज़। क्लास 12 में मैंने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करवा रखा है। अब देखो, राइटर ने सिर्फ बात हमसे यहाँ तक ख़त्म नहीं कर रखी है, हमें ये भी बता रखा है कि हाउ द गवर्नमेंट फिक्सेस अ हैबिटेट, सरकारी हैबिटेट फिक्स करती कैसे है। तो देखो, ये जो प्रोसीजर है कि हमें पीवीटीजीज का, स्केड्यूल ट्राइब का, ट्राइबल ग्रुप का जो हैबिटेट है वो फिक्स करना है, तो इसके लिए गाइडलाइंस आती हैं, ठीक है। वो गाइडलाइंस आती हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, हमेशा से ऐसी आती है। साल 2014 में एक यूनिक चीज हुई, ये हैबिटेट को फिक्स करने का प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक प्रोसीजर फिक्स कर दिया। क्या होता है वो जानते हैं। जो ट्राइबल लीडर्स हैं दे आर कंसल्टेड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ देयर कल्चर, ट्रेडिशंस एंड ऑक्यूपेशंस। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, प्यारी बात और यूनिक बात यह है कि ट्राइबल लीडर्स को बुलाया जाता है
उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके कल्चर, ट्रेडिशंस और ऑक्यूपेशन को समझने के लिए, और यह भी जानने के लिए कि आपके कल्चर, ट्रेडिशन और ऑक्यूपेशंस का एक्सटेंड क्या है। यानी कि टेरिटोरियल रेंज क्या है। मान लो कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो हर्डिंग करते हैं, वो नोमैटिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हिंदी में हम उसको एक शब्द से डिनोट करते हैं ना, मैंने अक्सर आपको बता रखा है ये वाली चीज़, अगर आप जानते हो। आर्यन, आप जानते हो कि जैसे बिहार में भी वर्ड यूज़ होता है, गरड़िया कहते हैं हम उनको, जो भेड़ बकरियां लेकर जाते हैं, मतलब डंडा लेकर जाते हैं, है ना। तो हम उनको हिंदी में कॉमन वर्ड जो इंडिया में यूज़ करते हैं अक्सर बड़े सारे राज्यों के अंदर, हम उनको कहते हैं गरड़िया कम्युनिटी के ये लोग हैं। मतलब अब कोई कम्युनिटी नहीं होती, मतलब वो वैसे जो भी अपनी शीप्स रख रहा है, गोड्स रख रहा है, उसको वो झुंड में जाकर चरवाने लेकर जा रहा है, फिर वापस लेकर आ रहा है, वो गरड़िया लोग होते हैं। ठीक है। अब हम उनकी टेरिटोरियल रेंज को भी समझते हैं ये जाकर कि भाई ट्राइबल लीडर्स जो है उनसे हम बात कर, अब देख रहे हो ट्राइबल ग्रुप्स में हम लोग सब लोगों को लेकर नहीं आए, उनके लीडर्स को लेकर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार या प्रशासनिक अधिकारी बैठ के बातचीत करते हैं। अब दिमाग में देखो, आप अपने फालतू बात मत लाना कि सर कल को अगर कोई चीफ मिनिस्टर जाकर इनसे बात करेगा या कोई आईएएस ऑफिसर जाकर बात करेगा, मैं तो दिल्ली से पढ़ा हूँ, मैं तो कश्मीर से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं जाकर उनकी बोली कैसे समझ पाऊंगी। लोकल जो लोग होते हैं जो उनके लैंग्वेज से, कल्चर से फेमिलियर हैं, डेफिनेटली ऐसे लोग बैठे रहते हैं, और वो जो कन्वे करते हैं वो फिर उसको मुझे बताएंगे बैठकर एज एन आईएएस ऑफिसर या फिर एज अ चीफ मिनिस्टर या एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो भी पर्सन गया उनसे बातचीत करने, कोई भी जा सकता है। ठीक है। तो ये अपना दिमाग मत लगाना सर मैं उनकी बोली कैसे समझ पाऊंगा, कैसे समझ पाऊंगी, मुझे क्या पता ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है। तो हम ये भी पता लगाते हैं कि उनका टेरिटोरियल रेंज कितना, एक्सटेंड कितना है, उनके कल्चर का, ट्रेडिशंस का और ऑक्यूपेशन का। मान लो वो गरड़िया हैं, वो अपनी भेड़ बकरियों को चरवाने लेकर जा रहे हैं, तो भाई ऐसा भी तो कोई नहीं होगा ना फैका कि जो कश्मीर से चला अपनी भेड़ों को चरवाने और वो बिहार तक पहुंच गया वहां तक जाते जाते, ऐसा भी तो नहीं होगा। कोई एक रेंज होती होगी ना। और विद इन स्टेट ऑल्सो आर्यन, ऐसा तो नहीं होगा कि एक कम्युनिटी है, ट्राइबल ग्रुप्स की कम्युनिटी, तो वो पूरे बिहार में घूमती होगी, शहर से होते हुए, जंगलों से होते हुए, प्लेन रीजन से होते हुए, माउंटेनियस रीजन से होते हुए, ऐसा होता होगा क्या? नहीं ना। एक रेंज रहती है उनकी। तो पहले हम उनकी बात सुनते हैं, ध्यान से समझना है प्रोसीजर। आप इस टॉपिक में अपने आप को ऐसा इमेजिन कर लो कि आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में काम करने वाले एक प्रशासनिक अधिकारी हो, एक आईएएस ऑफिसर हो या एक सेक्रेटरी हो। आप गए हो सीएम के साथ या फिर दूसरे जूनियर ऑफिसर्स के साथ बातचीत इनसे करने, इनको समझने, आप इनके कल्चर, ट्रेडिशन, ऑक्यूपेशन को समझ रहे हो, और आपने ट्राइबल लीडर के साथ बैठकर आप बातचीत कर रहे हो कि हम आपके लिए एक हैबिटेट जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसको लॉक करना चाहते हैं, उसको फिक्स करना चाहते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं होगी, आपके राइट्स का उल्लंघन, कल्चर का उल्लंघन, फूड कस्टम्स, हैबिट्स, कुछ भी जो चीजें हैं हम बिल्कुल उसको छेड़ेंगे तक नहीं, देखेंगे तक नहीं, हमारी परछाई भी नहीं पड़ेगी मेन स्ट्रीम सोसाइटी की आपके ऊपर, आपके साथ। लेकिन एक बारी सलाह मशवरा करते हुए हम बातचीत करके ये समझना चाहते हैं आपसे कि आप अपने कल्चर, ट्रेडिशंस और ऑक्यूपेशंस का टेरिटोरियल एक्सटेंट पर पहले हमें बताओ, हमें इस बातों से, इन चीजों से रूबरू करवाओ पहले आप हमें। तो गवर्नमेंट कोरोबोरेट्स इट, यानी कि फिर ये जब अपन लोग गए हैं, कोई लीडर गए हैं, मतलब ट्राइबल लीडर से बात करने, अपन प्रशासनिक अधिकारी वगैरह जो जिसको भी सरकार ने भेजा, फिर ये हम पूरी उनकी जो हमने उनसे जाना, उनके कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ऑक्यूपेशंस के बारे में और उनके टेरिटोरियल रेंज के बारे में जाना, हम ये फिर सीधे सरकार को देते हैं। और तब सरकार 19-20 का फर्क करते हुए, या फिर जब सरकार को जो ठीक लगता है कि हाँ ट्राइबल ग्रुप ने, लीडर्स ने इतना बताया, तब एक हैबिटेट जो है उसको डिक्लेयर कर देता है। बहुत बार पता है क्या होता है, ये सब चीजें करना क्यों जरूरी होती है, मैं आपको एक बात बताता हूं।
मान लो कोई एक विलेज एरिया है, मान लो कोई एक विलेज एरिया है, गांव। जब मैं बोलता हूं एक शब्द को एक गांव, क्या वहां पर एक प्रॉपर विलेज एरिया के अंदर, क्या वहां पर जो लोग हैं इतने पिछड़े हुए हैं क्या जितने पीवीटीजीस या ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो टिपिकल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो जंगलों के आदिवासी होते हैं, मतलब बेसिकली ऐसे पिछड़े हुए लोग होते हैं गांव के क्या? लेकिन गांव जुड़ा तो उनके इलाके से ही होता है। हर एक गांव मतलब किसी ना किसी ट्राइबल ग्रुप से तो, जहां पर मान लो चलो 75 पीवीटीजीस की आप बात कर लो, सारे ट्राइबल ग्रुप्स का आप नाम भी मत लो, जो 75 ट्राइबल ग्रुप्स जहां पर रह रहे हैं उनके साथ अटैच जो जगह होगी जस्ट इमीडिएट जहां पर उनकी टेरिटरी खत्म होती होगी, जहां पर उनका ये हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं वो जहां पर खत्म होती होगी, तो इमीडिएटली कोई ऐसा तो नहीं है कि बगल में मॉल आके खड़ा हो जाता होगा। मेरी बात को समझने की प्लीज कोशिश करो, मैं एक एनालिसिस देने जा रहा हूं आपको ये वाली बात खत्म करने के बाद। जैसे हम कह रहे हैं कि इनकी हैबिटेट को हमें डिक्लेयर करना है, ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, मोटा ने डिक्लेयर कर दिया, मोटा मतलब मैं इसको कह रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, इसने डिक्लेयर कर दिया कि ये है इनका एक हैबिटेट जहां पर एक पर्टिकुलर पीवीटीजी कम्युनिटी रह रही है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे ही इस एरिया की बाउंड्री खत्म होगी, इमीडिएटली क्या यहां पर आपको कोई मॉल या फिर बड़ी बड़ी 4-4 फ्लोर्स की बिल्डिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी? एकदम से शहर शुरू हो जाएगा यहां पर क्या? बताओ। बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। सबसे पहले क्या होगा यहां पर, अगर ये इनका एरिया अगर जंगल वाला एरिया था तो यहां पर सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा? इनके हैबिटेट की रेंज के बाद क्या स्टार्ट होगा? क्या देखने को आपको मिलेगा? विलेजेस। अब मुझे एक बात बताना, जब मैं बोल रहा हूं एक गांव, क्या आप इतना एग्री करते हो कि गांव के जो लोग हैं वो काफी हद तक उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए, उनके व्यवसाय को देखते हुए, गांव की हालत को देखते हुए हम ये कह सकते हैं यस दे हैव एक्सेप्टेड मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनना? गांव में लोग मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं, राशन की दुकानें होती हैं, हार्वेस्टिंग के बाद अपने अनाज को बेचते हैं। उन राशन की दुकानों पर कोलगेट का टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट, टूथब्रश, साबुन, बर्तन मांजने के लिए झामा, कपड़े धोने के लिए रिन पाउडर, सर्फ एक्सल, ये सब कुछ मिलता है। ये सब पहचान मेन स्ट्रीम सोसाइटी की है कि नहीं? कहीं ना कहीं, अब मुझे आंसर करो, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा सुनिश्चित तौर पर, कहीं ना कहीं अगर जब मैं बोल रहा हूं कि गांव की शुरुआत होती है, लोगों ने घर बनाए, वहां पर बिजली बनाई, लोग घर में पोस्टर्स लगा रहे हैं, घर पे राशन लेकर आ रहे हैं, डव के साबुन से नहा रहे हैं, शैम्पू वो यूज कर रहे हैं, टूथब्रश यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। और गांव में क्या होता है, जब कोई पर्सन गांव से शहर जाकर आता है तो जो गांव के आदमी लोग निकले भी नहीं होते हैं शहर से, कभी शहर में कभी मतलब गांव से अपने कभी निकले भी नहीं होते हैं, शहर की तरफ गए भी नहीं होते हैं, तो जो पर्सन बाहर से सब कुछ सीख कर आता है, उसके घर परिवार को देखते देखते आसपास गांव में ये चीज़ फैल जाती है कि हाँ हमें भी ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, हमें भी ये प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए। जैसे अक्सर गांव में एक जनरेशन पहले काफ़ी ज़्यादा लोग जो टिपिकल गांव में रहते थे वो टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते थे। आप नीम की एक लकड़ी का नाम जानते हो? दातुन कहते हैं हम उसे, जिसको लोग चबाते हैं और दांत साफ करते हैं उससे। कभी देखा है आपने, सुना है, कभी यूज़ कराओ? नीम की पतली पतली लकड़ियां होती हैं, उसको लोग चबाते रहते हैं। या फिर एक और चीज़ होती है, जैसे कश्मीर में पाई जाती है फायका, अखरोट के पेड़ की एक छाल होती है, उसको घिसते हैं दांतों पे, है ना?
लेकिन जैसे ही इंसान मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनता है तो उसको ये लगता है ना यार, जैसे लोगों ने बाहर से आकर बताया मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, मतलब शहर से जाकर लोगों को गांव में आकर बताया, गांव में भी एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती है, लोगों का रहन सहन तरीका जो होता है ऐसे ही तो चेंज होता है। जैसे खुले में पहले गांव में लोग शौच करते थे, लेकिन 2014 में जैसे ही एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार आती है, इन्होंने कितने रैपिड तरीके से घर घर में जाकर टॉयलेट्स बनवाए थे, मूवीज के थ्रू प्रमोट करा। अक्षय कुमार की वो मूवी आप लोगों ने देखी है, नाम सुना, टॉयलेट एक प्रेम कथा। उसके अंदर यही बताया गया कि एक बीवी को जब टॉयलेट नहीं मिलता घर में तो वो मतलब तलाक देकर चली जाती है, अपने पति को छोड़कर चली जाती है। फिर विद्या बालन का एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जहां सोच वहां शौचालय, हाइजीनिक कंडीशंस को, सैनिटेशन की कंडीशंस को या उसके बारे में अवेयरनेस को फैलाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो धीरे धीरे कर कर ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी का जब ये पार्ट कोई बनता है तो वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं वो लोग एक्सेप्ट करना लग जाते हैं। जैसे दांतों से जब लोगों को पता लगा नहीं यार इससे भी ना कोई बैक्टीरिया मरते नहीं है माउथ के, हम लोगों ने जो रात को खाया हुआ है वो हमारी टंग पर जो है वो जमा हो जाता है, तो इट इज़ बेटर दैट वी शुड यूज़ प्रॉपर टंग क्लीनर। हम काफ़ी 1-2 मिनट तक, 5 मिनट तक ब्रश करें, और फिर जो ये टूथपेस्ट है इसको यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इसके अंदर एक रिफ्रेशमेंट वाली जो है वो मिंट मिला हुआ है, एक वो फीलिंग है जिससे जो किसी से हम बात करेंगे या फिर मैं अगर अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दे रहा हूँ तो उसको वो मतलब ऐसे फीलिंग नहीं है कि ये दातुन कर गया है। अखरोट की छाल को अगर आप यूज़ करते हो ना तो उससे ऐसा मुंह हो जाता है जैसे किसी ने पान खाया हो, तो वो यक नहीं लगता, वो गंदा नहीं लगता देखने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का जो पार्ट धीरे 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 कर कर बनती जाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो गांव में लोग हैं वो भी अपने तौर तरीकों को चेंज करने लग जाते हैं। इतनी पहली बात समझ में आई है ना। अब क्या होता है, ध्यान से देखना, मैं एक आपको एक अनऑफिशियल वे में चीज समझा रहा हूं। गांव की शुरुआत जैसी होती है तो गांव के लोग थोड़े थोड़े जैसे जैसे साल बीतते हैं वो बनने लग जाते हैं कूल। हम तो डव के साबुन से नहा रहे हैं, हम तो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, हम तो कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में तो टॉयलेट भी बन गया। तो गांव के लोग धीरे धीरे कर कर अपना विकास करते करते थोड़ा सा एक कूल माइंडसेट के साथ अपने जीवन में उन्नति करते रहते हैं। अब बिल्कुल इनका जो एरिया है वो पीवीटीजीज के या फिर किसी भी ट्राइबल ग्रुप के जो सिर्फ जंगलों में आदिवासी के तौर पर रह रहे हैं, ये इनके हैबिटेट से जुड़ा हुआ है। अब मजाक वाली बात पता है क्या है, जो ये गांव के लोग हैं ये भी किसी ना किसी टाइम पर ट्राइबल ग्रुप के पार्ट थे। बताओ एक बार बताओ, ये आसमान से तो नहीं टपके ना कि फाइकन को परी जो है वो पंखुड़ियों में लपेट कर लेकर आई थी और गांव में जाके ढकेल दिया कि लो तुम इतने ज़्यादा पिछड़े हुए नहीं हो, तुम विलेज एरियाज का पार्ट बनो। ये कभी ना कभी तो किसी ना किसी ज़माने के अंदर प्राची थे, तो ये ट्राइबल ग्रुप्स या फिर उनके हैबिटेट से जुड़े हुए थे ना। बस इन्होंने क्या करा कि इन लोगों ने मेन स्ट्रीम सोसाइटी को एक्सेप्ट करा नहीं, लेकिन इन्होंने कर लिया। यही डिफरेंस है कि नहीं है, बताओ। अब पता है होता क्या है, इनकी जड़ जो है वो बसी तो इन्हीं के हैबिटेट से हुई है, मतलब जुड़ी तो इन्हीं के हैबिटेट से हुई है, लेकिन अब क्योंकि ये रहन सहन में या फिर इनका जो आउटलुक है वो इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है जितना पीवीटीजीज का, या फिर जो जंगल के आदिवासी जिनको प्रॉपर आप आदिवासी समझते हो, जो आपके दिमाग में छवि आती है कि पत्ते पहनकर वो झिंगल लाला हु कर रहे हैं, ये बिल्कुल इतने पिछड़े हुए नहीं है। ये कपड़े पहनना जानते हैं, ये अंडरवेयर पहनना जानते हैं, ये प्रॉपर चप्पल पहनकर घर से बाहर निकलते हैं, इनको अपनी बीवियों की इज्जत की कदर है तो ये उनको साड़ी पहनाते हैं, और इनकी बीवियां जो होती हैं वो ब्लाउज पहनती हैं, प्रॉपर उनका चेस्ट जो है वो ढका रहता है, प्राइवेट पार्ट्स ढके रहते हैं। लेकिन ट्राइबल ग्रुप में आप बहुत बार देखते हो कि औरतें से पत्ते लगाती हैं और उनके जो ब्रेस्ट है वो दिख रहे होते हैं। तो ये जो है वो थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं जमाने के हिसाब से, लेकिन ये नहीं बढ़े हैं। कल मैंने आपको जो वीडियो शेयर करी थी जिसमें वो अंग्रेज जाता है उनसे वो मिलने, वो टच करता है, तो आपने देखा था जब उनकी, मैंने वीडियो को फॉरवर्ड करा था, उनके ट्राइबल ग्रुप्स को आप देखो, कुछ कुछ जो उनकी औरतें थी देवर नेकेड। अब क्या होता है, जब विलेजर्स होते हैं, जब कभी कभार जंगल के अंदर एंटर करके, वो फूड, फ्यूल एंड फॉडर को कलेक्ट करते हैं। अब आप कहोगे सर ये फ्यूल, फूड
और फॉडर को कलेक्ट करने वाली हरकतें तो ट्राइबल ग्रुप्स की होती है, विलेजर्स कैसे क्यों कह रहे हो? भैया विलेजर्स भी करते हैं ऐसा, सर्दियों के दिनों में लकड़ी काट के आज भी गांव वाले लाते हैं। बहुत सारे जो विलेज एरियाज होते हैं वो बिल्कुल अटैच ऐसे जंगलों के साथ होते हैं, घने जंगलों के साथ, जहां पर ऐसे आदिवासी रह रहे हैं। अब क्या होता है, इनके बीच में जब ये ऐसा करते हैं ना, जैसे ये विलेजर्स इनके गांव में, मतलब इनके जंगलों में एंटर करें, अब क्या होता है, इनको लगता है कि हमारे हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है और इंटरफेरेंस हो रही है, हमारे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। ये अपने भाला और त्रिशूल वगैरह को उठाकर गांव वालों के ऊपर आक्रमण करने लगते हैं। ये अपने फाइटिंग वेपन्स एंड टूल्स का इस्तेमाल करके गांव वालों के ऊपर आक्रमण करने लगते हैं, जो गांव वाले लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने गए थे। अब जब गांव वालों के ऊपर ऐसा किसी कोई आक्रमण होता है, गांव बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स पाए गए कि गांव वाले लोग जो हैं वो आक्रोश में आ जाते हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं और पूरा गांव मिलकर फिर ऐसे जंगलों में घुसकर यहां पर आग लगा देता है, ट्राइबल ग्रुप्स को मारते हैं लोग, क्योंकि उनके पास तो इतने आधुनिक हथियार तो है नहीं उनके पास। इससे टसल पैदा होती है। अब इस हैबिटेट को फिक्स करने वाली चीज को समझकर देखो कि क्यों मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसके लिए काम करती है कि हमें ट्राइबल ग्रुप्स के पीवीटीजीज के हैबिटेट को फिक्स करना जरूरी है। इस टसल में बताओ कौन विन विन सिचुएशन में है, बताओ, या फिर कौन पीसफुली कभी रह पाएगा, और यह मसला सॉल्व कैसे होगा बताओ? अगर सरकार बीच में ना आए तो कुछ उम्मीद दिख रही है कि मसला सॉल्व हो पाएगा? ये बताओ। जैसे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना एनवायरमेंट में, केरला की वो पूरी केस स्टडी याद है? अगर आप लोग मेरे पीएमएफआई इसके लेक्चर को देख चुके हैं एनवायरमेंट के, कि एलिफेंट जो एकदम से रोड पर आ जाते हैं, है ना, और लोग जो है फिर अगर हाथी ने अगर किसी की जान ले ली तो लोग गुस्से में सारे लोग मिलकर हाथियों की जान लेने लग जाते हैं। तो वो एक पीसफुल सिचुएशन थोड़ी ना है कि मैन और वाइल्ड लाइफ पीसफुल तरीके से रह पाए। सिमिलरली बात यहां पर भी टिकती है ऐसी सेम। ठीक है, तो फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी, ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू इंप्लीमेंट द हैबिटेट राइट्स लॉ। 4 स्टेट लेवल डिपार्टमेंट्स, दैट इज फॉरेस्ट, रेवेन्यू, ट्राइबल एंड पंचायती राज, वो कोऑर्डिनेट करते हैं यूएनडीपी की टीम के साथ हैबिटेट्स को असर्टेन करने के लिए, यानी कि फिक्स करने के लिए, और उनको प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करने के लिए। यानी कि देख रहे हो, हम यूनाइटेड नेशंस की भी हेल्प लेते हैं इस चीज में, इस काम में। ये कल को प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आ जाए तो आप कहोगे, अगर आपने पढ़ा ना हो तो कोई भी पर्सन ये सोचेगा, अब यार ये क्या फालतू सी बात कर रहा है, मैं तो देखो यूपीएससी के ट्रैप से बच गया। उसने ऑप्शन के अंदर दे रखा था कि यूएनडीपी हेल्प करता है ये ट्राइबल ग्रुप्स के एरियाज के हैबिटेट को डिक्लेयर करने के लिए। अब आपने पढ़ा तो है नहीं, अब अपना दिमाग आप लगा रहे हो, तो आप कहोगे मैं तो एडमिट कर आ गया, इतना आसानी, ये तो इतना आसान था कि यूएनडीपी का इंडिया के ट्राइबल एरिया से क्या लेने देना उनको डिक्लेयर करने के लिए, हम उनकी हेल्प क्यों लेंगे? और वहीं पर आपके तशरीह पर लाट पड़ेगी। तो पीवीटीजीज विद हैबिटेट राइट्स, ओनली 3 पीवीटीजीज हैव हैबिटेट राइट्स, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। भारिया ट्राइब जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ये पहले पीवीटीजीज थे जिनको हैबिटेट राइट मिला था। सबके पास नहीं है हैबिटेट राइट। देखो ये भी स्टेटमेंट आ सकती है प्रीलिम्स के अंदर कि क्या सारे पीवीटीजीज के पास हैबिटेट राइट्स है? नो, बिल्कुल भी नहीं। कमा ट्राइब छत्तीसगढ़ के अंदर, और बाइगा ट्राइब ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर। एक्चुअली छत्तीसगढ़ पहले एमपी का ही पार्ट था, फिर एमपी से अलग हो गया था। तो ये आप ये कह सकते हो सेंट्रल इंडिया की जो 3 ट्राइब है,
एक एमपी और 2 छत्तीसगढ़ के अंदर, इन्हीं के पास बस हैबिटेट राइट्स है। अब इतना डिटेल में बताओ पीवीटीजीज के बारे में कौन नहीं समझाएगा आपको। इसलिए ये बुक या पीएमएफआईएस की जितनी भी बुक्स होती हैं, मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स हैं वो। क्योंकि बाकी जगह पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स ना कंपाइल करते हुए रह जाते हैं कि यहाँ से नॉलेज सुनी, चलो उसको भी डाल देते हैं नोट्स में, इसको भी डाल देते हैं, ये पूरी मेहनत बचा लेती है वाली बुक। तो बेनिफिट्स ऑफ हैबिटेट राइट्स टू पीवीटीजीज। अब पीवीटीजीज को हमने रिकॉग्नाइज तो कर रखा है, लेकिन अगर हम इनको हैबिटेट राइट्स देते तो इनको बेनिफिट क्या मिलते हैं? दे बेनिफिट्स ऑफ हैबिटेट राइट्स टू पीवीटीजीज, अगर इनकी हैबिटेट राइट्स को हम रिकॉग्नाइज करें, डिक्लेयर करें, मोटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यूएनडीपी के साथ मिलकर इनको डिक्लेयर कर दें इनके सर्टेन एरियाज को एज इनका हैबिटेट, इट प्रोटेक्ट्स देयर ट्रेडिशनल हैबिटेट्स फ्रॉम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। कि वहां पर फिर किसी भी प्रकार का कोई हाईवे नहीं निकलेगा, कोई रोडवेज नहीं निकलेगी, कोई रेलवे की लाइन नहीं बिछाई जाएगी। हैबिटेट राइट्स का मतलब लेकिन ये नहीं होता, दे डोंट ग्रांट ओनरशिप लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी के, वो आपकी जमीन हो गई है, अब वहां पर जो है सरकार भी नहीं आ सकती। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, हाँ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये ओनरशिप राइट्स नहीं है कि कल को आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन जाओ, फिर आप वहीं पर कोठी बनाकर रहने लगो, खेती बाड़ी करने लगो। ये नहीं है ये राइट। दे डोंट ग्रांट ओनरशिप लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी बट रिक्वायर कंसेंट एंड कंसल्टेशन ऑफ ग्राम सभा फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर वहां पर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी होनी है तो उस रीजन की ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ती है सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को, कि हम यहां पर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, एक रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं, जो कि ये पीवीटीजीज का जो हैबिटेट रीजन है, ये रेलवे लाइन यहां से आएगी, हम इसको ऐसे मोड़ के निकाल लेंगे। अब तुम तो कह रहे हो ऐसे मोड़ के निकाल लेंगे, इनसे ये भी तो पूछ लो पीवीटीजीज से जो यहां पर रह रहे हैं कि ये कहीं सेंसिटिव तो नहीं हो जाएंगे इस बात को लेकर। तो ग्राम सभा उसके लिए निर्देश जारी करता है कि येस यू कैन डू दिस, नो यू कैन नॉट डू दिस। और ग्राम सभा का एक बार हां बोलना या ना बोलना वो फिक्स होता है, ये राइट है ग्राम सभा के पास। दिस प्रोविजन हेल्प्स प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल हैबिटेट्स फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटीज लाइक माइनिंग। वरना सरकार का तो बस चले, हर जगह पर उसको मिनरल्स मिल जाते हैं, यहां पर खोद डालो, वहां पर खोद डालो, इनको भगा दो यहां से, लेकिन ये नहीं होता, ग्राम सभा की परमिशन आपको लेनी पड़ती है कल को। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, जैसे श्रेया भी है, चली गई, श्रेया ने ही मुझे बताया था कि जब श्रेया ने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी और श्रेया एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर, तो बहुत बार वो ऐसी जगह में इंडिया में जाकर स्टे करती थी कंपनीज के साथ, जहाँ पर ये ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे और वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में और उत्तेजित रहते थे। अगर श्रेया की कंपनी किसी भी प्रकार की वहाँ पर एक्टिविटी करती थी, मतलब डिगिंग कर रही है, माइनिंग कर रही है पेट्रोल को निकालने के लिए, या कोई भी ऐसे जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर इनकी टीम के ऊपर अटैक होने के चांसेस होते थे कि ट्राइबल ग्रुप्स एकदम से आक्रोश के अंदर आएंगे और अपना वो भाला त्रिशूल वगैरह सब कुछ लेकर आ जाएंगे और इनके ऊपर आक्रमण करने लगेंगे। तो बहुत इनको मतलब बिल्कुल ना एक्टिव तरीके से वहाँ पर रहना पड़ता था 2 से 3 दिन। तो फॉरेस्ट राइट्स हैव लीगल प्रोटेक्शन अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन लॉ ऑफ 2013 एंड एसटी और एससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। The grant of habitat rights under the Forest Rights Act, it provides additional legal protection. तो वही सब चीज़ें, एडिशनल लीगल प्रोटेक्शन क्या, लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना, कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बस इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।